हवाओं ने कोशिश बहुत की मगर चिराग बुझा न सकी। जो खुद हौसलों से जलते हैं उन्हें आंधियां मिटा न सकी। नमस्कार साथियों, कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं एमसीक्यू के जरिए। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। आप जानते हैं कि जितने भी चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो या कोई किसी भी स्तर का प्रतियोगिता परीक्षा हो, इकोनॉमिक सर्वे से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग, चूंकि इकोनॉमिक सर्वे बहुतों को समझ में भी नहीं आता है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है, कैसे उसको समझ के याद रखना है, तो इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इस क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो इकोनॉमिक सर्वे कब पेश किया गया 2025-26 का? तो आंसर होगा, राइट आंसर 29 जनवरी 2026। 29 जनवरी 2026। दूसरा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7.4%। आप ये दोनों ही प्रश्न में हम स्टार मार्क कर देते हैं। आप इस दोनों प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी क्या होता है? पहला तो है कि 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा, ये इसका डायनेमिक एस्पेक्ट है। करंट वाला पहलू है 7.4%। जीडीपी कितना रहेगा? 7.4%। और जीडीपी किसको कहते हैं? तो किसी देश के सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ये तो किताबी भाषा हो गया। हम समझते हैं जैसे भारत में एक साल के अंदर, एक वर्ष में जो कुल उत्पादन हुआ, एक वर्ष में कुल उत्पादन, अब उसका मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेंगे। कुल उत्पादन का कितने रुपया का उत्पादन हुआ, कुल मूल्य निकाल लेंगे, उसी को हम कहते हैं जीडीपी। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि कृषि क्षेत्र में है ना, कृषि क्षेत्र में भारत को 100 रुपये का उत्पादन हुआ। शिक्षा हो, दवाई हो, उद्योग क्षेत्र में देख लीजिए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से यदि भारत कमाया 200 रुपया, ठीक है, उत्पादन हुआ 200 रुपये का। और सेवा क्षेत्र से समझिए कि भारत का कुल उत्पादन हुआ 300 रुपये का। तो इन सब को जो जोड़ देंगे कि 3, 2, 5 और 600, तो इसी 600 को हम जीडीपी कहते हैं। यानी भारत में एक साल के अंदर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से जो कुल उत्पादन हुआ, चाहे कुछ भी बना हो, वो कितने रुपये का हुआ, उन सब को जोड़ देंगे, यही कहलाता है जीडीपी। और जीडीपी ही किसी देश के आर्थिक सेहत को मापता है, ठीक है। तो जीडीपी अनुमानित है 2025-26 में 7.4% रहेगा, जो कि दुनिया में सर्वाधिक है। वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो भारत का आर्थिक वृद्धि दर 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। देखिए ये 25-26 है और ये 26-27 का है, ठीक है। ये 26-27 में 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, राजस्व प्राप्ति जीडीपी का कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो आंसर हो जाएगा 9.2%। अब देखिए राजस्व प्राप्ति किसको कहते हैं? यानी सरकार को जो धन प्राप्त होता है
उसको राजस्व प्राप्ति कहते हैं। सरकार को धन कहां से प्राप्त होता है? तो टैक्स रेवेन्यू से प्राप्त होता है, टैक्स रेवेन्यू से, और नॉन टैक्स रेवेन्यू से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से प्राप्त होता है। टैक्स रेवेन्यू में क्या, जैसे जीएसटी से प्राप्त हुआ, इनकम टैक्स से प्राप्त हुआ, इनसे सरकार को धन की प्राप्ति होती है, ठीक है। लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे सरकार को इंटरेस्ट से पैसा आया, सरकार जो कहीं पर पैसा निवेश करता है उसका जो इंटरेस्ट आया उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू में रखते हैं। जैसे फाइन, आपको होता है ना कि आप ट्रेन में विदाउट टिकट चल रहे हैं, आपको फाइन लग गया, तो इसको हम लोग शुल्क बोलते हैं, फाइन लगता है ये। तो इन सब से जो सरकार को धन प्राप्ति होती है उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू में। तो ये सरकार के आय के स्रोत हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये इसी को दोनों को जोड़ करके हम बोलते हैं राजस्व प्राप्ति। तो सरकार के राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुआ है कुल जीडीपी का 9.2%। याद रखेंगे इकोनॉमिक सर्वे में यही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 तक आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में, आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या कितनी हो गई? तो इसकी संख्या हो गई 9.2 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2025 में तक जो आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या है वो 9.2 करोड़। 150 करोड़ लोगों में सिर्फ 9.2 करोड़ लोग ही टैक्स भर रहे हैं, रिटर्न भर रहे हैं। अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान कुल जीएसटी संग्रह कितना रहा? तो 17.4 लाख करोड़। देखिए, अप्रैल से दिसंबर 2025 सरकार को जीएसटी से कितना पैसा आया है? 17.4 लाख करोड़, ये जीएसटी से सरकार कमाया है। सितंबर 2025 तक सकल एनपीए घटकर कितने प्रतिशत पर आ गया है? 2.2%। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसको कहते हैं? जैसे समझिए, बैंक का वह धन जो डूब गया, कोई व्यक्ति लोन लिया, अब वो उसको चुका नहीं रहा है, उसका ईएमआई नहीं भर रहा है, तो ऐसे धन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। तो प्रश्न है कि सितंबर 2025 तक सकल एनपीए घटकर कितना हो गया? 2.2%, यानी इसमें कमी आई है। इसका मतलब हुआ कि अब पैसा जो है 100 रुपया यदि बैंक लगा रही है तो 2 रुपया 20 पैसा ही डूब रहा है, ठीक है। तो एनपीए में कमी आई। मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कुल कितने खाते खोले गए? 55 करोड़ 2 लाख, 55.02 करोड़। यानी जनधन योजना में अभी तक कुल 55.02 करोड़ लोगों का अकाउंट खुल चुका है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड कितना रहा? तो यानी भारत कितने रुपये का निर्यात किया है एक साल में? 825.3 बिलियन डॉलर का, 825.3 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन रुपया का मतलब होता है 100 करोड़ रुपया का, और डॉलर में वैल्यू निकालिए तो डॉलर का एक्सचेंज वैल्यू लगा लीजिए। यदि $1 बराबर अभी 95 रुपया है तो 1 बिलियन डॉलर का मतलब हो गया 9500 करोड़, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि भारत पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपये का निर्यात किया है? टोटल 825.3 बिलियन डॉलर का। जनवरी 2000, ये स्टार लगा देते हैं, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें सब तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन कुछ प्रश्न जिसकी संभावना, जैसे ये प्रश्न संभावना ज्यादा है। जनवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था?
तो जनवरी 2026 तक भारत का मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व जो है वो है 701.4 बिलियन डॉलर का। 701.4 बिलियन डॉलर, ये बहुत बार पूछा जाता है। इस प्रश्न को याद रखेंगे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2026 तक कितना था? 701.4 बिलियन डॉलर। वर्तमान में भारत में आईआईटी, आईआईएम और एम्स की संख्या क्रमशः कितनी है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि आईआईटी कितना है भारत में? 23, आईआईएम कितना है? 21 और एम्स कितना है? 20। याद रखेंगे, आईआईटी 23, आईआईएम 21 और एम्स की कुल संख्या है 20। सितंबर 2025 तक देश की बेरोजगारी दर घटकर कितनी रह गई है? तो इसका राइट आंसर है 4.8%। देश में बेरोजगारी दर कितना है? 4.8%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। वर्ष 2023-24 में महिला श्रम बल भागीदारी दर यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? तो इसका राइट आंसर है 41.7%, यानी महिला श्रम बल भागीदारी यानी कि 41.7% महिलाएं क्रियाशील है, मतलब काम करती है, कहीं भी कार्य कर रही हैं, काम कर रही हैं। भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा? तो देखिए इसका राइट आंसर है 53.6%। 53.6%। देखिए जीडीपी में तीनों क्षेत्र के कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, जैसे प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत विनिर्माण और उद्योग आता है, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा आता है। तो सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान किसका है? तो सेवा क्षेत्र का। कितना योगदान है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, 53.6%। या ऐसे समझिए कि 100 रुपया का कुल उत्पादन हो रहा है तो 53 रुपया कहां से आ रहा है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब होता है परिवहन हो गया, संचार हो गया, ठीक है, होटल रेस्टोरेंट हो गया, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है? तो विश्व में सर्विस एक्सपोर्टर में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां। सर्विस प्रोवाइड करने में या सर्विस के एक्सपोर्ट में दुनिया में भारत का स्थान है 7वां। निजी उपभोग प्राइवेट कंजम्पशन जीडीपी का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर है इसका 61.6%। अब देखिए प्राइवेट कंजम्पशन क्या होता है? प्राइवेट या निजी उपभोग समझ लीजिए कि आप अपनी कुल कमाई पर आप अपने कुल कमाई का जो नित्य कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी पर जो खर्च करते हैं उसको हम लोग निजी उपभोग करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी पर, जैसे भोजन पर, ठीक है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन सब पर जो खर्च करते हैं उसको हम प्राइवेट कंजम्पशन कहते हैं। यानी आप अपने ऊपर इन सब चीजों पर खर्च करते हैं। वो कितना है? वो है 61.5%। जीडीपी का 61.5% व्यक्ति अपने कुल कमाई का 61.5% रोजमर्रा की जिंदगी पर खर्च करता है।
अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर कितनी रही? तो इसका राइट आंसर है 1.7%। देखिए यहां पर समझ लीजिए इन्फ्लेशन क्या है। यह शब्द है इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं हिंदी में मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? महंगाई में वृद्धि, महंगाई में वृद्धि। और दूसरा होता है कि मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई का बढ़ना, और साथ साथ मुद्रा का अवमूल्यन भी। उदाहरण से समझते हैं कि जैसे ये पेन पहले हम 10 रुपया में खरीदते थे और अब 20 रुपया में खरीदते हैं, तो क्या कहेंगे कि मुद्रा इन्फ्लेशन बढ़ गया, यानी महंगाई बढ़ गई। अब मुद्रा का अवमूल्यन कैसे समझेंगे? डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो पहले 10 रुपया में ये पेन खरीदते थे, अब 20 रुपया में खरीदते हैं। इसका मतलब हुआ पेन वही है, पेन वही है, लेकिन अब ज्यादा पैसा चुकता करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 20 रुपया का वैल्यू 10 रुपया के बराबर हो गया, यानी उसका वैल्यू घटा, तो इसको मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अब औसत खुदरा महंगाई दर क्या है? औसत खुदरा महंगाई दर का मतलब होता है कि किसी वस्तु का दाम पिछले वर्ष क्या था और इस वर्ष क्या है। जैसे समझिए कि किसी वस्तु का दाम पिछले वर्ष 100 रुपया था, है ना, 2025 में 100 रुपया था, और इस वर्ष 106 रुपया हो गया। तो ये जो 6 रुपये की वृद्धि हुई, इसी को हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। बोलेंगे 6% की वृद्धि हुई महंगाई में, तो इसी को हम लोग औसत खुदरा महंगाई दर कहते हैं। पिछले साल के वनस्पति इस साल वस्तु के कीमत में कितना वृद्धि हुई, इसको खुदरा महंगाई दर कहते हैं। खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर कितना रहा? तो खाद्यान्न फसलों के जो खाद्यान्न का जो उत्पादन हुआ वो कुल कितना हुआ पिछले वर्ष? 3577.3 लाख मीट्रिक टन। बहुत पूछता है, खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ? 3577.3 लाख मीट्रिक टन का हुआ। पीएलआई, ठीक है, पीएलआई योजना के तहत, पीएलआई योजना के तहत कितनी नौकरियां सृजित हुई? ठीक है, पीएलआई योजना के तहत कितनी नौकरियां सृजित हुई? तो इसका हम लोग आंसर ले लेंगे कि 12.6 लाख करोड़। कितना हुआ? 12.6 लाख करोड़ नौकरियां सृजित हुई। और पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत सरकार उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। जैसे इसका योजना का उद्देश्य क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, किसी चीज के उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पीएलआई स्कीम। और इस योजना के तहत 12.6 लाख लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, पीएलआई स्कीम के तहत उत्पादन को बढ़ाना, निर्यात को बढ़ाना, निवेश को आकर्षित करना, ये सब आता है। और अगला प्रश्न है कि बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी घटकर कितनी रह गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11.28%। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है? बहुआयामी गरीबी का क्या मतलब है? देखिए, बहुआयामी गरीबी का मतलब, देखिए गरीबी जब पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो, निर्धारित या तय मूल्य से कम हो, तो हम गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। जैसे वैसे भारत में पॉवर्टी मेजर करने के लिए तो क्या
इंडेक्स है, आपको पता है कि भाई आप कितना कैलोरी प्रत्येक दिन भोजन में लेते हैं, उसके आधार पर पॉवर्टी तय होता है। लेकिन यहाँ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में क्या होता है कि न केवल आमदनी में कमी है ना, आमदनी में कमी है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, है ना, तीनों में कमी हो, यानी कि आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब उसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहा जाता है। सिर्फ पैसे का दिक्कत नहीं, बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा आपको चिकित्सा प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है, बेहतर जीवन नहीं जी पा रहे हैं, अच्छा भोजन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा कपड़ा नहीं पहन रहे हैं, यानी चारों तरफ से गरीबी, बहुआयामी गरीबी कहलाता है। तो वो अभी कितना है, 11.28%। यानी इसका मतलब हुआ कि भारत में 100 में से 11 आदमी ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आते हैं। यानी कि उनके पास केवल पैसे का दिक्कत नहीं है, न अच्छी शिक्षा है, न अच्छा स्वास्थ्य है, और न ही उनका जीवन स्तर यानी रहन सहन अच्छा है। तो बस उम्मीद करते हैं कि अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे आया होगा। केवल मेन पॉइंट्स को लिए थे जो कंपटीशन के लिए बहुत उपयोगी है, और कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझें। तो आज के क्लास में बस इतना ही, हमको दीजिए इजाजत, धन्यवाद।